हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर पर। और आज हमने आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं या मिलेंगे ही। जो आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है उसमें से एक मीडियम टू शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन ये आपको लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन में डिफरेंस पूछने के लिए आपको पूछा जा सकता है। और साथ ही एक शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बोथ पे आपको पूछा जा सकता है। मतलब यूनाइटेड नेशन एंड लीग ऑफ नेशन पे शॉर्ट नोट भी आपको देखने को मिल सकता है। और आज जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे कौन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है उसके रिगार्डिंग। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपना जो सेमेस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे, क्योंकि मार्च लास्ट और जून फर्स्ट वीक सेकेंड वीक से हर यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम है सेमेस्टर के वो स्टार्ट होंगे। ओके, चलिए अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो एक बार। कह रहा है कि कंपेयर द इंस्टीट्यूट ऑफ लीग एंड यूएन चार्टर्ड, मतलब लीग ऑफ नेशन के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, लीग ऑफ नेशन के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है और यूनाइटेड नेशन के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। आप जानते हो, अगर नहीं भी जानते हो तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ ब्रीफ देना चाहूँगी कि लीग ऑफ नेशन क्यों बना था और यूनाइटेड नेशन क्यों बना था। लीग ऑफ नेशन जो है वो बना था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, मतलब 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना करी गई थी या नींव रखा गया था। और किस लिए रखा गया था, वो इसलिए रखा गया था कि आगे फर्दर जो है वो कोई भी वॉर को अवॉइड किया जाए, इंटरनेशनल लेवल पर कैसे शांति सद्भावना बनी रहे, इस चीज़ के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1919 में करी गई थी। इसके बावजूद ये अपना जो काम है लीग ऑफ नेशन ये प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाया, बहुत ज़्यादा इसका इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाया। और इसके बाद कौन सा वार हुआ, फिर वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ। ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड जब हुआ तो उसके बाद इसकी जो इम्पोर्टेंस है लीग ऑफ नेशन की, इसकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम होने लगी या दिखने लगी। तो आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड इन 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना करी गई यूके में। ठीक है, क्यों करी गई कि जो भी लीग ऑफ नेशन में लैकुनास थी, कमियां थी, उनको किस तरह से दूर किया जाए और क्या ऐसी चीज़ें बनाई जाएं कि देश जो हैं, बहुत सारी डिफरेंट नेशन है, कंट्रीज़ हैं, इसको वो अपने यहाँ अडॉप्ट करवा लें या फिर इसकी कही गई बातों को किस तरह से वो लागू करवाएं और पूरी तरह इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाए। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का। इसलिए जो भी कमी थी लीग ऑफ नेशन में उसको पूरा करने के लिए, उसको सुधारने के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड किया गया। और इसका भी एम क्या था कि वार को अवॉइड करना, ठीक है, देश में पूरे वर्ल्ड में एक शांति हार्मनी पीस बना करके रखना, मेंटेन करना। ओके, चलिए तो अब आप इसका एक ब्रीफ बैकग्राउंड जो है जान गए क्यों बनाया गया। अब एक एक करके हम देख लेंगे। अगर आपसे कभी भी डिफरेंस पूछे, खासकर एलएलबी एग्ज़ाम में, तो आप अवॉइड कीजिएगा ऐसे लाइन खींच के जो डिफरेंस बताया जाता है इस तरीके से। ठीक है ना, आप क्या, क्योंकि ये आप जब अपना पीसीएसजे भी लिखने जाएंगे तो वहाँ भी आपको हेल्प करेगा। कभी भी डिफरेंस पूछे तो पहला एक को डिफाइन कर दीजिए, फिर दूसरा का हेडिंग डाल करके दूसरे को डिफाइन कर दीजिए। ओके, चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है। यूनाइटेड नेशन के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे। द यूनाइटेड नेशन यानी यूएन इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन। कह रहा है जो यूनाइटेड नेशन है भाई वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा जो है दो या दो से अधिक ज़्यादा गवर्नमेंट जो है, बहुत देशों के गवर्नमेंट एक साथ आकर के काम करती हैं। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, क्या प्रमोट करने के लिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ, एक नेशन के साथ दूसरे नेशन का कैसा कोऑपरेशन होगा उसको बैठाने के लिए जो है यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई या इस एम के साथ इसकी नींव रखी गई। अ रिप्लेसमेंट फॉर द इफेक्टिव लीग ऑफ नेशन द ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड
ऑन, अब ये सीधे सीधे पूछ लेता है आपसे, अगर एमसीक्यू वाले भी क्वेश्चन आते हैं, खास करके बीए एलएलबी वाले, या फिर एंट्रेंस का कोई एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, या फिर ऐसे भी कह लो कि जो एपी और पीसीएसजे के पेपर आते हैं उसमें सीधे सीधे पूछता है कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना बताओ कब हुई, तो आप बताओगे कि 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना हुई ये यूनाइटेड नेशन की, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, मैंने पहले ही बताया, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड 2 के बाद। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, क्या करने के लिए, रोकने के लिए, अनदर सच कन्फ्लिक्ट, इस तरह का कन्फ्लिक्ट दोबारा ना हो, मतलब वर्ल्ड वार जैसे सिचुएशन दोबारा ना क्रिएट हो, इसीलिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना करी गई इस कन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए। और चूंकि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक, मतलब लगभग अभी तो 193 कंट्रीज़ जो हैं वो यूनाइटेड नेशन की सिग्नेटरी हैं, तो वो सब कैसे एक दूसरे के साथ मिल करके जो भी डिस्प्यूट है वो इंटरनेशनल लेवल पे रिजॉल्व कराएं, और इतना बड़ा भी डिस्प्यूट ना होने दे जिससे क्या हो जाए, एक वर्ल्ड वार थर्ड का सिचुएशन क्रिएट हो जाए, क्योंकि एम ही है यूनाइटेड नेशन का क्या अवॉइड करने का, क्या प्रिवेंट करने का, तो वार। ओके, As its founding, the UN had 51 members। अब जैसे ये बनाया गया, ठीक है, जैसे ही बनाया गया तो 50 जो मेंबर्स थे या 50 देश थे जो, वो कह सकते हैं कि सिग्नेटरी थी। जब बना ये 24 अक्टूबर 1945 को, तो उस दिन कितने देशों ने साइन किया कि हाँ भाई इसकी बात को हम मानेंगे, ये जो संस्था है जो बनाई जा रही है, इसका जो एम है इसको फुलफिल करने में हम पूरी मदद करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो टोटल 51 जो मेंबर थे, या 50 एटलीस्ट इनिशियल है, इसको देख लीजिएगा आप, शायद 50 है ये, ठीक है, 50 मेंबर्स इसकी सिग्नेटरी थे, जिसमें इंडिया भी एक था। उसके बाद जो था, अभी अगर बात करें हम, अगर कोई पूछे कि अभी कितने यूनाइटेड नेशन में देश हैं, तो वो बताएंगे आप 193। द हेडक्वार्टर, अब कोई भी इस्टेब्लिश किया जाता है कोई भी संस्था तो उसका ऑफिस होता है, उसका मेन ऑफिस होता है हेडक्वार्टर। तो इसी तरह यूएन का भी हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी में, याद रखिएगा। एंड एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा टेरिटरीज के जगह पे भी इसके जो ब्रांचेस हैं वो खुले हुए हैं। फर्दर मेन ऑफिस आर सिचुएटेड इन जेनेवा में भी इसका ऑफिस है यूएन का, नैरोबी में भी ऑफिस है, और वियना में भी ऑफिस है, लेकिन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। द ऑर्गेनाइजेशन इज फाइनेंस्ड बाई ये क्या लिखा है, एंड वॉलेंटरली कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेंबर्स स्टेट। अब यहाँ देखो, कोई भी जो संस्था चलती है उसको पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो इसमें पैसा कौन देता है? तो जितने स्टेट हैं, स्टेट का मतलब यहाँ नेशन से है, राष्ट्र से है, देश है, जितने भी देश हैं 193, वो सब वॉलेंटरली अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं कि भाई देखो अगर इस संस्था को चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो ये कंट्रीब्यूशन पे चलता है, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड मेंटेनिंग इंटरनेशनल, इंक्लूड है ये बेटा, इंक्लूड लिख लीजिएगा आप, इंक्लूड, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका एम जो है वो क्या इंक्लूड करता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे शांति और सुरक्षा बनी रहे, कैसे प्रमोट किया जाए ह्यूमन राइट को, ठीक है, कैसे फोस्टर किया जाए, कैसे बढ़ावा दिया जाए सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, और प्रोटेक्ट कैसे किया जाए एनवायरनमेंट को, एंड प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, और कैसे मानवतावादी जो भी हेल्प है, सहायता है, वो किया जाए इन केसेस ऑफ फेमिनाइन, नेचुरल डिजास्टर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, और कैसे जो ह्यूमैनिटेरियन मतलब कि मानव की सहायता की जाए किस किस कंडीशन में, या तो कहीं भूखमरी है किसी देश में, कहीं नेचुरल डिजास्टर आ गया है, ठीक है ना, प्राकृतिक कुछ आपदा आ गई है, या फिर ऐसा वार वगैरह की सिचुएशन बन गई है, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो गया है, तो उस सिचुएशन में कैसे मानवता को सेव किया जाए, मानवता नहीं लोगों को जो है वो सेव करा जाए, ऐड किया जाए, सहायता किया जाए, ये सारी चीज़ किसका एम है, किसका ऑब्जेक्टिव है? तो भाई यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव है। तो यूनाइटेड नेशन आपने जान लिया मोटा मोटा तौर पे कि क्या है। अगर शॉर्ट नोट आए तो इतना आप लिख सकते हो, बाकी डिफरेंस लिख रहे हो तो दोनों भाई आपको लिखना ही पड़ेगा। चलो ये देखो आप, लीग ऑफ नेशन, अब देख लो लीग ऑफ नेशन क्या कह रहा है। द लीग ऑफ नेशंस वॉज एन ये भी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेड, ये कब फाउंड किया गया? देखो
ऑन 10 जनवरी 1920, ये फाउंडेशन इसका बहुत ज़रूरी है। 10 फरवरी 1920 मैंने बताया था कि वर्ल्ड वार जो फर्स्ट है वो 1919 में ख़त्म हुआ था, उसके बाद ही लीग ऑफ नेशन को लाया गया था एज अ रिजल्ट ऑफ, और किसका रिजल्ट था, क्यों ये बनाया गया, कि रिजल्ट था पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का, पेरिस शांति समझौता का ये जो है रिजल्ट था लीग ऑफ नेशन, इसी में इसकी बात कही गई थी। दैट एंडेड द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था तब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसमें बात कही गई थी किसके इस्टेब्लिशमेंट की, लीग ऑफ नेशन के इस्टेब्लिशमेंट की। इट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल, ये फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक ऐसी संस्था थी जो पहली बार बनाई गई थी कोई काम करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है। और इसका एम क्या था कि पूरे वर्ल्ड में, इसका मिशन ये था पूरे वर्ल्ड में शांति को बनाना। इट्स प्राइमरी गोल, अब इसका जो प्राइमरी गोल था स्टेटेड इन द कॉन्वेनेंट इंक्लूडेड प्रिवेंटिंग वार, इसका भी एक एम था कि ये भैया वार को पहले तो शांति बना के रखे, दूसरा जो है वार को प्रिवेंट करे, रोके थ्रू कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड डिसआर्ममेंट एंड सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट थ्रू द नेगोशिएशन आर्बिट्रेशन। इनका कहने का मतलब था कि ये भी जो आर्म्स वगैरह होते हैं, जैसे कि होता है ना कि बहुत बड़े बड़े जो बंदूक हो गए या फिर आर्म्स हो गए या फिर गोला बारूद, ऐसे सारी चीज़ों को क्या करना था भाई, अवॉइड करना था। और अगर कोई भी देश में किन्हीं दो देशों के बीच में या दो से अधिक देशों के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको बैठ करके निपटाया जाए थ्रू द नेगोशिएशन एंड आर्बिट, मध्यस्थता के माध्यम से, सुलह समझौता के माध्यम से उसको निपटारा किया जाए, इसका ये एम था, वार को पूरी तरह प्रिवेंट करा जाए। अदर इश्यूज in this and related treaties included labor condition, just treatment of native inhabitants, human and drug trafficking, the arms trade, global health, prisoners of wars and protection of minorities in Europe at its greatest extent from 28th September 1934 to 23rd फरवरी 1935 एंड इट हैज़ 58 मेंबर। अब ये क्या कह रहा है कि इसका एम तो मेनली पीस क्रिएट करना था और जो वार था उसको प्रिवेंट करना था, और किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना था, तो नेगोशिएशन और मीडिएशन के मामले से, ठीक है, के माध्यम से। और इसका एम ये भी था कि लेबर कंडीशन कैसी हो, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे लेबर कंडीशन कैसी होनी चाहिए, ये भी इनका एक एम था। फिर किस तरीके से, जैसे लोग निवासी होते हैं ना, लोकल निवासी, जैसे कि आदिवासीज होते हैं तो वहाँ के वो लोकल नेटिव निवासीज होते हैं, फिर धीरे धीरे बाहर से लोग आकर के बसना शुरू करते हैं। तो जो बाहर से आके बसना शुरू करते हैं वो लोग क्या करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करने लगते हैं या फिर अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते हैं वहाँ के नेटिव लोगों के साथ, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ। तो वहाँ के कहीं के भी स्थानीय लोग को कैसे प्रिवेंट करा जाए, ये भी काम किसका था, मतलब एम किसका था, तो लीग ऑफ नेशन का था, ठीक है। प्रिजनर्स मतलब हेल्थ, पूरे हेल्थ पे ग्लोबल हेल्थ अच्छी बनी रहे, इसका भी कंसर्न इसके लिए था। फिर प्रिजनर्स ऑफ वार, जब भी वार होता था तो उसमें सिपाहियों को पकड़ करके ले आया जाता था या लोगों को पकड़ के ले आया जाता था और देश में क्या, जो भी देश पकड़ के लाता था अपने जेल में वो ठूस देता था, उसको डाल देता था। अब प्रिजनर्स ऑफ वार का भी बहुत सारी चीज़ें थी कि अगर कोई वार में कोई सैनिक है या फिर प्रिजनर पकड़ के लाया गया है तो उसके साथ ह्यूमन जो है वो ट्रीटमेंट दिखनी चाहिए, मानवता वाली चीज़ें दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये दुश्मन देश का है तो इसको खाना ही ना दो, ऐसा नहीं कि ये दुश्मन देश का सैनिक है तो इसको सांस लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका सांस मतलब गंदी हवा में इसको छोड़ दो। ये सारी चीज़ें जो है वार ऑफ प्रोटेक्शन या फिर प्रिजनर्स ऑफ वार में सारी चीज़ें दी गई, ठीक है। और जब ये बना तो ये इसमें कितने मेंबर्स थे, मतलब 58 मेंबर्स थे, लेकिन बाद में इसकी इम्पोर्टेंस नहीं थी, इसी वजह से इसको भैया वहीं पे स्टॉप कर दिया गया। और 1945 में किसकी स्थापना हुई, इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो यूनाइटेड नेशन की। अब यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात कर ले हम तो देख लो, इम्पॉर्टेंट ये वन लाइनर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर यूनाइटेड नेशन की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में, ओके।
और अगर लीग ऑफ नेशन की स्थापना देखें तो 10 जनवरी 1920 में, ये डेट आप याद रखना। अब यूनिवर्सैलिटी अगर देख लें कि कहाँ कहाँ पे ये लागू होता है यूनिवर्सैलिटी, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ऑल ग्रेट पावर्स आर जॉइंड इन द यूनाइटेड नेशंस विच काउंट इट एज अ यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन में लगभग जितने भी ग्रेट पावर हैं, मतलब ऑलमोस्ट ऑल कंट्री जो है वो सारी सिग्नेटरी है, ठीक है, सब इसके जो है वो पार्ट हैं, ज्वाइन किया है सब ने। लेकिन लीग ऑफ नेशन में मेनी ग्रेट पावर्स दैट इज यूएसए नॉट ज्वाइन, मतलब यूएसए जैसा देश जो था वो, मतलब इसमें लिमिटेड स्टेट्स ने या लिमिटेड नेशन ने है जो ज्वाइन किया था इसको, लेकिन इसकी यूनिवर्सलिटी ज़्यादा है। जैसे इसमें 58 ही मेंबर्स थे ना, लेकिन इसमें कितने मेंबर हैं 198, और इसमें यूएसए नहीं था, इसमें यूएसए है। ओके, चलो ये देखो यहाँ पे दिया भी है मेंबर्स की बात जो मैं बता रही थी, ठीक। चलो अब स्ट्रक्चर की अगर बात कर ले कि क्या स्ट्रक्चर रहा है यूनाइटेड नेशन का और लीग ऑफ नेशन का, वो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में अगर देखें तो 6 ऑर्गन होते हैं। इसमें कितने ऑर्गन होते हैं? 6 ऑर्गन, जो मैंने अपने सेमेस्टर में क्लासेस ली हुई हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए अपने ऐप में, उसमें मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें कवर कर चुकी हैं कि यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन्स हैं, कितने उसके एजेंसीज हैं, ये सारी बातें मैंने कवर की हैं, ठीक है। और अगर आप भी चाहते हैं अपना सेमेस्टर जल्दी से कवर करना, तो आप हमारा जो बैच है बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में है, उसको आप परचेस करके अपने सेमेस्टर की तैयारी लास्ट 10 से 15 दिन में भी कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छा मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन मेनली 6 ऑर्गन्स असेंबली है, इसमें 6 ऑर्गन है। कौन कौन से? सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टीज काउंसिल, मतलब 6 इसके जो है वो ऑर्गन हैं मेनली यूनाइटेड नेशन के। और लीग ऑफ नेशन के कितने थे? तो 3 ऑर्गन, जनरल असेंबली, जनरल काउंसिल और सेक्रेटरीट। ओके, चलो अब वोटिंग सिस्टम अगर देखें हम, वोटिंग सिस्टम आप जानते हो कि वोटिंग भी होता होगा, जब ये संस्था है इतनी बड़ी तो इसमें वोटिंग सिस्टम भी होता होगा देशों के बीच में कि क्या चीज़ें होनी चाहिए इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, क्या चीज़ें नहीं पास होनी चाहिए, जैसा पार्लियामेंट में होता है। तो यूनाइटेड नेशन इन जनरल असेंबली डिसीजन टेकन बाय 2/3, मतलब यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें कोई भी चीज़ पे अगर डिस्कशन होता है तो उसका डिसीजन मान्य होता है 2/3, मतलब अगर 3 लोग हैं तो उसमें से 2 लोग अगर हाँ कहेंगे तो वो चीज़ें जो है वो पास हो जाएंगी, ठीक है, जो लोग प्रेजेंट हैं और वोट किए हैं। लीग ऑफ नेशन में जनरल असेंबली डिसीजन अनएनिमस वोटिंग, मतलब इसमें वोटिंग का तरीका अलग था पूरी तरीके से, कभी भी कैसे भी चीज़ें पास हो जाती थी, 2/3 वाली जैसी चीज़ यहाँ पे नहीं थी। अगर हम बात करें वीटो पावर की, वीटो पावर की, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को रोकने की, मान लो कोई बिल पास हो रहा है या फिर कोई चीज़ मनवाना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो एक होता है परमानेंट मेंबर, एक होता है नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। तो परमानेंट मेंबर जो है वो कितने होते हैं? 5 मेंबर होते हैं। ये मैंने आपको हाँ ऐप में जो क्लासेस पढ़ी है उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो वीटो पावर देख लो, कोई चीज़ जो है वो रोकने की पावर, वीटो पावर। तो यूनाइटेड नेशन कह रहा है ईच मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल में बता दूं कि 15 मेंबर होते हैं, ठीक है, 15 में से 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं, परमानेंट मेंबर होते हैं, और जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक। अब इस 5 में कौन है? तो भैया यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है, मतलब 5 परमानेंट में। बाकी नॉन परमानेंट में 10 रहते हैं, ये हर जो है 2-2 साल पर चेंज होते रहते हैं। अभी तक हमारा इंडिया 8 बार जो है नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। हालांकि इसको परमानेंट मेंबर की मांग होती रहती है कि इंडिया को भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए, लेकिन फिलहाल यही 5 हैं और 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर हमारा इंडिया रहा है, ठीक है। तो इन जो ये जो 5 मेंबर्स हैं परमानेंट मेंबर, इनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर मतलब रोकने की पावर, कोई भी अगर बात हो रही है तो इसमें ये अपना जो है वो
क्या कहते हैं, डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं, मतलब अपनी इस पे मनाही दे सकते हैं वीटो पावर का यूज़ करके। मान लो कोई बिल अगर पास होना है या फिर किसी बात पे जो है वो डिसीज़न होना है, उस डिसीज़न को पांचों का देना बहुत ज़रूरी है, यस बोलना। लेकिन अगर इसमें से कोई एक भी वीटो पावर का यूज़ कर लेगा तो वो चीज़ें पास नहीं हो पाएंगी, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे देखो वीटो पावर इसमें मिलता है यूनाइटेड नेशन में, लेकिन लीग ऑफ नेशन में ऐसा कोई जो है वो प्रोविज़न नहीं था वीटो पावर का। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो इंटरनेशनल कोर्ट है यूनाइटेड नेशन में। वो से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मेन ऑर्गन है इसका। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ आपको देखने को मिलता है, यूनाइटेड नेशन में। लेकिन लीग ऑफ नेशन में ऑल्दो देयर इज एन इंटरनेशनल कोर्ट नेम्ड एज द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, बट इट वाज नॉट ऑर्गन ऑफ लीग ऑफ नेशन। अब जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये एक ऑर्गन था, ठीक है ना। ये किसका ऑर्गन था, मेन ऑर्गन था यूनाइटेड नेशन का, या है, ठीक है, या है। अभी यूनाइटेड नेशन अभी चल रहा है ना, तो इसका एक मेन ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन लीग ऑफ नेशन जो था उसमें क्या था, इंटरनेशनल कोर्ट जिसका नाम था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। लेकिन उस समय वो ऑर्गन नहीं था, वो एक अंग नहीं था किसका, लीग ऑफ नेशन का। तो यहाँ भी हमको डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है। देख रहे हैं आपको टॉपिक वाइज जो है वो डिफरेंस देखने को यहाँ मिल रहा है। सोशल एक्टिविटी अगर देख लें, यूनाइटेड नेशन, तो यूएन प्रोवाइड्स मेनी सोशल एक्टिविटीज़। हमारा जो अभी यूनाइटेड नेशन है उसमें बहुत तरह की सोशल एक्टिविटीज़ की चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन लीग ऑफ नेशन में इस तरह के बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ नहीं थे। तो नेक्स्ट है बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज में यूएन प्रोवाइड्स यानी यूनाइटेड नेशन प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज, जैसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, आईएमएफ ग्रुप है, ठीक है ना, आईएमएफ है। ये सारी चीज़ यूनाइटेड नेशन में, जब मैंने पढ़ाया भी था इसके पहले अपने ऐप में, तो उसमें मैंने बताया था कि वर्ल्ड बैंक क्यों बना है, आईएमएफ क्यों बना है। तो यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ही ये मेन एजेंसीज हैं। तो यूनाइटेड नेशन में बैंकिंग सर्विसेज मिल जाती हैं, लोन वगैरह भी इसमें देशों को मिल जाता है। लेकिन लीग ऑफ नेशन में नो सच बैंकिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पे देखो एक्सपल्जन और विड्रॉ। क्या कह रहा है, एक्सपल्जन और विड्रॉ। कैसे किसी देश को जो है, मान लो कि 193 कंट्रीज अभी यूनाइटेड नेशन के सिग्नेटरी है, ठीक है, तो कैसे किसी देश को, किसी नेशन को निकाला जा सकता है, एक्सपल्सन किया जाता है। यूनाइटेड नेशन नो स्टेट कैन एक्सपल्सन विड्रॉ और विड्रॉ मेंबरशिप फ्रॉम इधर। कह रहा है कि कोई भी स्टेट, जैसे 193 स्टेट है ना, इसमें से कोई भी जो स्टेट हैं उसको निकाला नहीं जा सकता, और साथ ही साथ वो अपने आप से भी चाहे कि नहीं अब तो हम मेंबर नहीं रहना चाहते हैं, ऐसा वो नहीं कर सकता। लेकिन लीग ऑफ नेशन में क्या था, एनी स्टेट कैन एक्सपल्सन, उस कोई भी स्टेट को जो सिग्नेटरी बन चुका है वो अपने आप से भी हट सकता था या उसको हटाया भी जा सकता था, लेकिन ऐसा यूएन में नहीं है। डिमोलिश देखो, यूनाइटेड नेशन कंटिन्यूज इज एग्जिस्टेंस। अब डिमोलिशमेंट, अभी डिमोलिशमेंट कौन ख़त्म हो गया, देखो यूनाइटेड नेशन तो अभी तक चल रहा है 1945 से, लेकिन जो लीग ऑफ नेशन है ये अब डिमोलिश्ड हो गया है। कब, तो जब वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट हुआ तभी जो है वो लीग ऑफ नेशन जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि भाई लीग ऑफ नेशन का क्या एम था कि वो प्रिवेंट कर सके वार, और वो वर्ल्ड वार सेकेंड को प्रिवेंट नहीं कर पाया, इसीलिए उसका एग्जिस्टेंस वहीं पे ख़त्म हो गया। और यूनाइटेड नेशन अभी तक चला रहा है, जो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है ना, ठीक है। अब इसी के साथ हमारा दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ठीक है। एक मिनट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आप जानते हो कि मेन ऑर्गन है, किसका मेन ऑर्गन है भाई, तो यूनाइटेड नेशन का एक मेन ऑर्गन है, और इसका काम क्या है वो हम अब देखेंगे, ठीक है। चलो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेटा बहुत आता है, तो इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा। कह रहा है कि व्हाट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे क्या है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको आईसीजे भी एब्रिविएट करते हैं, ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड कोर्ट, इसको
कह सकते हैं कि वर्ल्ड यानी दुनिया का कोर्ट कहा जाता है, दुनिया का न्यायालय कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन, ये एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन यानी मेन अंग है, न्यायिक अंग है यूनाइटेड नेशन का। मतलब इसका बात आप समझ रहे हैं, इसका एम आप समझ रहे हैं क्यों ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऐसा बनाया गया है? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे देखो 193 कंट्रीज़ हैं, अभी मैंने बताया है इसकी सिग्नेटरी। अब उन कंट्रीज़ के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है या फिर कोई भी विवाद, कोई भी कुछ भी ऐसा चीज़ फंस रहा है पेचीदा, जो जुडिशियल है सारी चीज़ें, उसको कहाँ पे रिजॉल्व कराया जाता है या कहाँ भेजा जाता है रिजॉल्व करने के लिए? तो वो भेजा जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ठीक है, चलो। ICJ वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1945, ये भी 1945 में ही इस्टेब्लिश किया गया। किसके साथ? तो जैसे ही यूनाइटेड नेशन बना उसी के साथ। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैम हमारे यहाँ, हमारे देश में तो इतनी सारी कोर्टें हैं, क्या ज़रूरत थी इंटरनेशनल लेवल पर कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाने की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाने की? तो बेटा आप सोचो कि जिस भी दो देश में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मान लो कि चाइना और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अब ये किसी एक देश में अगर न्यायिक प्रक्रिया होगी, मान लो इंडिया में हो उसकी न्यायिक प्रक्रिया, तो इंडिया वाला तो अपना पक्ष ले लेगा ना फिर। ठीक है, कोई देश लेवल पे तो अपना पक्ष ही लेता है, और अगर चाइना में उसकी प्रोसीडिंग होगी तो चाइना अपना पक्ष लेगा। तो अब इसको इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसी न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए ना, तो इसीलिए जो है इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना करी गई है। ठीक है, ताकि चीज़ें बायस ना हो पाए, भेदभाव ना किया जा सके, पक्षपात ना हो पाए। एंड बिगन इट्स ऑपरेशन, और कब से ये चलना स्टार्ट हो गया, कैसे, कब से ये ऑपरेशन में आया? तो 1946 से आ गया। द कोर्ट हैज़ इट्स सीट इन द हेग, और इसका जो कह सकते हैं ये सीट कहाँ पे ये स्थापित है? तो वो है हेग में, नीदरलैंड, मतलब नीदरलैंड में एक जगह है हेग, वहाँ पे ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इज अ सक्सेसर ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। जैसे मैंने पहले ही बताया है इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि लीग ऑफ नेशन में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस होता था। ठीक है ना, अब इसी का सक्सेसर, क्योंकि लीग ऑफ नेशन खत्म हुआ तो उसके बाद आया यूनाइटेड नेशन, तो उसी लीग ऑफ नेशन के साथ परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल जस्टिस खत्म हो गया, और नया यूनाइटेड नेशन जो कॉन्सेप्ट आया उसमें कौन सा ऑर्गन आया? वो आया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसी तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को हम बोल सकते हैं कि ये परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का सक्सेसर है। ठीक है ना, मतलब उसके बाद आया है। ठीक है, चलो इसका उत्तराधिकारी है, मतलब पी से IJ का उत्तराधिकारी कौन है? ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिसॉल्व इन 1946 विच वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई, अब मैंने बोला कि ये जो प्रिंसिपल है ना, या फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसको परमानेंट कर लेना। परमानेंट कोर्ट ऑफ जो जस्टिस था ये कब डिसॉल्व हो गया, कब खत्म हो गया? तो ये 1920 में बना था लीग ऑफ नेशन के समय, और ये 1946 में खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि लीग ऑफ नेशन ही खत्म हो गया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। व्हेन सेकेंड वर्ल्ड war came to an end, both league and PCIG were succeeded by the United Nation and ICJ। मैंने पहले ही बता दिया, जैसे ही लीग ऑफ नेशन ख़त्म हुआ वैसे ही उसके साथ जो कोर्ट था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, वो भी ख़त्म हो गया। उसके सारे ऑर्गन्स जो थे या फिर एजेंसीज थी जो ऑपरेशन में थी वो सब खत्म हो गई, और 1945 में आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद आया यूनाइटेड नेशन, और उसी के साथ उसका मेन मुख्य जो अंग है वो निकल के आया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, जिसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। और ये सक्सेसर बन गया किसका? तो यूनाइटेड नेशन बन गया किसका सक्सेसर? लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर। और ICJ बन गया किसका सक्सेसर, किसका उत्तराधिकारी? परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का अधिकारी, जिसमें ICJ में इंटरनेशनल लेवल पे जो भी विवादित मुद्दे होते हैं उस पर डिसीजन लिया जाता है। ओके, चलिए। कह रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन अमॉन्ग द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन विच इज नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क।
और अमेरिका। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब यहाँ पे देखो सीधे कह दो कि ये कह रहा है कि देखो भैया जितने भी इसकी ऑर्गन्स हैं, 6 ऑर्गन्स हैं, 6 में से 5 ऑर्गन्स जो भी हैं वो यूनाइटेड नेशंस या यूएसए में ही बेस्ड हैं इसका हेडक्वार्टर। लेकिन ये आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक ऐसा ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जिसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग नीदरलैंड में है, और ये नॉर्मल लॉ से नहीं ऑपरेट होता है। ये किस लॉ से ऑपरेट होता है? तो इंटरनेशनल लॉ से इसका ऑपरेशन होता है या ऑपरेट इसको किया जाता है, ठीक है ना, उसी पे संचालित होता है। ओके चलो अब देखते हैं हम लोग प्राइमरी फंक्शन, इसका काम। अब ये बनाया गया है तो ये कोड बनाया गया है तो इसका काम भी तो कुछ होगा ही ना, इसका काम देख लेते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कोर्ट इज टू पास जजमेंट। इसका काम क्या है? जजमेंट पास करना, विवादों पे निर्णय देना। अपॉन द डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, मतलब स्टेट्स जो भी सिग्नेटरीज हैं 193 मेंबर्स, उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है तो उसको क्या करना भैया? उस पर निर्णय देना, जजमेंट देना। इफ द स्टेट डज नॉट कंसेंट टू एन एक्शन इट कैन नॉट बी स्यूड बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या कह रहा है कि यदि राज्य किसी कार्रवाई के लिए सहमति नहीं देता है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कह रहा है कि अगर मान लो कि कोई देश जो है, अगर कोई देश जो है कार्रवाई के लिए सहमति नहीं दे रहा है, मतलब वो मान ही नहीं रहा है कि ऐसा डिस्प्यूट कोई हम दोनों के बीच में या मेरा किसी और के साथ है, तो जब वो चीज़ को मान ही नहीं रहा है कि ऐसा डिस्प्यूट है तो उस पर कार्रवाई भी नहीं करी जा सकती है, ठीक है। चलो अब फॉर्मेशन कैसे ये बना जरा देख लेते हैं। ये हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कैसे गठन हुआ। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वॉज फाउंडेड 26 जून 1945 में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में। इट इज़ द सक्सेसर, मैंने पहले ही बता दिया, ये उत्तराधिकारी है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। एज इट इज सेड दैट हैवी ब्लडशेड बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन, एस्टैब्लिशमेंट अंडर द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919 विच emerged as the first worldwide intergovernmental organization which aimed to maintain the peace and security। आप जानते हो कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद हुई, पेरिस कन्वेंशन, पेरिस पीस कन्वेंशन जो हुआ कॉन्फ्रेंस उसके बाद हुई। और क्यों हुई? तो वर्ल्ड वार जो फर्स्ट था उसमें बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई थी, बहुत सारा नुकसान हुआ था। इसी एम के साथ इसकी लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई कि कैसे पूरे देश में शांति और सुरक्षा बरकरार रहे, बनी रहे। अब यहाँ देखो, इन 1920 द लीग ऑफ नेशन अनएनिमसली अडॉप्टेड द इंस्टीट्यूट ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। अनलाइक द आईसीजे, the PCGI was neither the part of the League of Nation nor the member of the League of Nation, automatically a party to its statute। अब कह रहा है कि लीग ऑफ नेशन में ना बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं थी। उसने PCIG यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को स्थापना तो कर दी, लेकिन ये नहीं बताया वो उसका ऑर्गन है कि क्या है। अनएनिमसली तरीके से गैर जिम्मेदाराना कह ले या फिर कोई भी एक प्रॉपर चीज़ होती है ना, उस तरीके से करके उसकी स्थापना नहीं किया, ना उसको अपना एक एजेंसी बनाया, ना वो उसने अपना एक मुख्य अंग या ऑर्गन बनाया। लेकिन अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन में जो आईसीजे बनाया गया तो उसको क्या किया गया? उसको एक ऑर्गन के रूप में बनाया गया। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। In 1933 1933 में ड्यू टू द पीक ऑफ इंटरनेशनल टेंशन बिटवीन द वेरियस कंट्रीज द PCGI यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस began to decline in performing its activities. Subsequently, with the Second World War, it's put an end of its functioning. PCGI was held its last order in February 1940। अब कह रहा है कि देखो भैया 1933 में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल जो टेंशन थी ना देशों के बीच में वो बढ़ने लगी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ने लगी थी। और ये जो PCIJ है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ये अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। यही कारण बना किस वजह से, क्या करने का? वर्ल्ड वार सेकंड को आने का। और वर्ल्ड वार सेकंड जैसे ही आया PCGI कुछ नहीं कर पाया और ये जो है
1940 में पूरी तरह से इसकी ऑपरेशन जो है वो बंद हो गई, ठीक है ना। अंतिम आदेश दिया 1940। अगर कोई पूछे कि लास्ट जो आदेश था वो कब दिया गया PCIJ के द्वारा, अब बोलेंगे 1940 में। मैनेज नहीं कर पाया सही से। अब 1942 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम जॉइंटली सपोर्टेड रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल जस्टिस प्लेटफॉर्म। देखो अब जो है वर्ल्ड वार सेकेंड का समय चल रहा था। अब यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और यूएसए साथ में ये आए, ठीक है ना, और ये क्या किए, साथ में सपोर्ट किए, एक मत बनाए कि भैया जैसे लीग ऑफ नेशन था उसी तरह का एक कोई दूसरी चीज़ का री एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, लेकिन अच्छे तरीके से होना चाहिए, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल जस्टिस को सिक्योर कर पाए। अब in 1943 the United Kingdom chaired the panel of jurists from all over the world named Inter-Allied Committee to discuss the same matter of the establishment of international court। और 1943 में इसी के मद्देनज़र रखते हुए यूनाइटेड किंगडम ने एक इंटर अलाइड कमेटी जो है वो बनाई या फिर मीटिंग हुई, जिसमें डिस्कस किया गया कि भैया जो इंटरनेशनल लेवल पे जस्टिस है उसको सिक्योर करने के लिए कोई ऐसी संस्था बनानी चाहिए, ठीक है ना, इंटरनेशनल कोर्ट जैसी। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि इन 1944 में जो पैनल थे, जो यूके के ने पैनल बनाया था, उसमें ऑल ओवर कंट्रीज़ के जो मेंबर्स थे, उसने क्या किया, रिकमेंड क्या किया भैया, सुझाव दिया कि द कोर्ट इज सपोज टू डील ओनली विद द जुडिशियल मैटर एंड शुड नॉट डील विद पॉलिटिकल मैटर। जो कमेटी बैठी थी उन्होंने बोला कि ठीक है भैया आप कोर्ट बनाइए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कोर्ट केवल जुडिशियल मैटर ही डिस्कस करेगी, किसी भी देश का उसका पॉलिटिकल मैटर नहीं। दूसरा कह रहा है कि द स्टेट ऑफ एस्टैब्लिशिंग वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल कोर्ट शुड बी बेस्ड ऑन द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। अब कह रहा है कि देखो भैया ठीक है, भले ही लीग ऑफ नेशन नहीं चला, लेकिन जिस तर्ज पर लीग ऑफ नेशन में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस की स्थापना हुई थी, उसी सेम तरह ही यूनाइटेड नेशन में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी स्थापना होगी। ओके, अब द एक्सेप्टेंस, तीसरा कह रहा है द एक्सेप्टेंस ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ न्यू इंटरनेशनल कोर्ट शुड बी वॉलेंटरली। और ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती किसी पे थोपा जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट का कोई जो जुरिस्डिक्शन होगा, क्षेत्राधिकार होगा, जिसको मन करेगा वो इसमें अपना मैटर को सुलझवा सकेगा, ला सकेगा। चौथा कह रहा है द न्यू इंटरनेशनल कोर्ट शुड रिटेन एन एडवाइजरी कमिटी with more conferences and decision. Consequently, the permanent court of international justice convened for the last time in October 1945. All the judges international justice convent, हाँ, all the judges of PCIJ रिजाइंड किया, सब लोगों ने 31 जनवरी 1946 को, एंड PCIJ फॉर्मली डिसॉल्व इन अप्रैल 1946 में। कह रहा है कि जब स्थापना हो गई न्यू इंटरनेशनल कोर्ट की, और इसमें एडवाइजरी कमेटी भी बनी बहुत सारी चीज़ों को सुलझाने के लिए, सलाह देने के लिए। और जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया ICJ का, तो इसी के साथ जो लीग ऑफ नेशन के द्वारा बनाया गया परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था, यानी PCIJ था, वो डिसॉल्व हो गया पूरी तरह से। उसके सारे जजेस ने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया 31 जनवरी 1946 को, और पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया PCIJ 1946 में। ठीक है, तो ये सारा जो था एक हिस्ट्री के तरह पे आप ले लीजिए। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की पहली, यानी कि द फर्स्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फर्स्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक हम देखेंगे कि इसमें सदस्य कैसे चुने गए, क्या इसमें कौन कौन से सदस्य आए, कितने मेंबर्स आए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। कह रहा है कि द इलेक्शन ऑफ फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टुक प्लेस ऑन द 1946 में, मतलब पहला जो इसका इलेक्शन हुआ ICJ का, ठीक है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर्स का जो इलेक्शन हुआ, ये पहली बार हुआ फरवरी 1946 में। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज जोस गुस्टाओ गुरेयो ऑफ अल सल्वाडोर।
अब कह रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो प्रेसिडेंट था पहला कौन हुआ, तो गुस्टाओ गुर्रेयो ऑफ अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर के ये गुस्ताओ जो गुरेरो थे, इन्होंने ही प्रेसिडेंट पद भार संभाला, पहले ये आईसीजे के प्रेसिडेंट बने। ही वॉज ऑल्सो द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, और इसके पहले जो PCIJ था, जो प्रीडेसेसर था किसका, तो आईसीजे का, वो उसके पहले उसके लास्ट प्रेसिडेंट भी रहे ये गुस्ताओ। ठीक है, कह रहा है कि द फर्स्ट केस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वॉज सबमिटेड इन मे 1947। जो पहला केस था वो सबमिट करा गया था आईसीजे में 1947 में। आईसीजे मतलब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस समझिएगा। द फर्स्ट नेशन टू सबमिट द केस वाज यूनाइटेड। पहला जो केस आया था जिसने दिया था आईसीजे को कोर्ट, वो किसने दिया था, यूनाइटेड किंगडम में। किसके अगेंस्ट, किस देश के अगेंस्ट, अल्बेनिया के अगेंस्ट। और क्या कंसर्न था, कंसर्न टू द इंसिडेंट ऑफ कॉर्फू चैनल से रिलेटेड कोई घटना थी, ठीक है ना, कोई मामला था, कोई मुद्दा था यूके और अल्बेनिया के बीच में। तो यूके ने अपनी बात उठाई थी कहाँ पे, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ओके, पावर एंड फंक्शन। पावर और फंक्शन क्या है जरा देख लें हम लोग। कह रहा है कि द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ 15 जजेस। सबसे पहले बात की जजेस इसमें कितने होते हैं आईसीजे में, तो टोटल 15 जजेस होते हैं जो इलेक्टेड फॉर 9 साल के लिए। मतलब एक जज जो है वो कितने साल के लिए आता है, 9 साल के लिए आता है। बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये चुना जाता है। जैसे मैंने बताया था कि 6 ऑर्गन है, उसमें जनरल असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ऑर्गन है, और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो चुने गए मेंबर्स हैं, ठीक है, वो जजेस को चुनते हैं कितने साल के लिए। अगर एक बार कोई जज बन गया तो 9 साल के लिए वो रहता है जज। द प्रोसेस इज असिस्टेड बाय द रजिस्ट्री एंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन। और किसके द्वारा ये किया जाता है, तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा ये सब काम किया जाता है। किसके, यूनाइटेड नेशन का। द ऑफिशियल लैंग्वेज, अब यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आईसीजे की वो है इंग्लिश फ्रेंच। इंग्लिश एंड फ्रेंच मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो लैंग्वेज है अगर कोई पूछ ले तो इंग्लिश और फ्रेंच है। ठीक, चलो अब क्या कह रहा है कि इट हैज फॉलोइंग 2 फंक्शन। 2 काम हैं आईसीजे के। पहला है आईसीजे सेटल द लीगल डिस्प्यूट। सारे जितने भी लीगल डिस्प्यूट हैं उसको वो रिजॉल्व करता है, सेटल करता है अकॉर्डिंग विद द इंटरनेशनल लॉ के बेस पे करता है। इंटरनेशनल लॉ के आधार पर मामला का जो है समझौता या फिर कह ले कि डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व करता है। दूसरा कह रहा है कि आईसीजे एडवाइजेज ऑन लीगल क्वेश्चंस। लीगल क्वेश्चन अगर न्यायिक कोई क्वेश्चन है ऐसे तो उस पर भी एडवाइस जो है वो आईसीजे करता है। चलो अब करंट कॉम्पोजिशन ये आप देख करके आओगे कि करंट कॉम्पोजिशन जो है वो क्या है इसका, अभी कितने जजेस हैं, ये आपका होमवर्क है, HW है आपका कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप जा कर के देखिएगा, एक लिस्ट बना लीजिएगा कि कितने जजेस हैं, किन किन देशों के हैं, और अभी जो मुख्य है जज वो किस देश का है। ठीक है ना। चलो जुरिस्डिक्शन अगर देख लें तो जुरिस्डिक्शन जो है ऑल मेंबर्स यानी क्षेत्राधिकार, अधिकार क्षेत्र, ये कहाँ पे परफॉर्म कर सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो कह रहा है कि ऑल मेंबर जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं यानी 193 ये ऑटोमेटिकली जो है इसमें आते हैं। और इन देशों के बीच में अगर कोई भी विवाद होता है तो ये कौन सॉल्व करेगा, तो आईसीजे ही करेगा। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आईसीजे केसेस इन विच इश्यूज ऑफ जुरिस्डिक्शन इज कंसीडर। अब 3 तरह की सब्जेक्ट मैटर ये कवर करता है, ठीक है ना, 3 तरह के सब्जेक्ट मैटर को ये कवर करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो वो 3 तरह का क्या है पहले ये देख लो। तो एक है विवादास्पद मुद्दे यानी कि कंटेनियस इश्यूज। अगर 2 देशों के बीच में कोई भी कह रहा है कि स्टेट्स आर ओनली इन कंटेशियस इश्यूज, नो कोऑपरेशन इंडिविजुअल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट कैन इंक्लूड अ पार्टी इन द कंटेशनियस केस। अब सीधे सीधी बात है कि अब देखो स्टेट्स के बीच में ये क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर बना हुआ है
तो स्टेट्स के बीच में अगर कोई विवाद है तो वो मामला कहाँ जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा। ऐसा नहीं कि अब मान लो कि चाइना के किसी एक व्यक्ति का कोई और मत है, इंडिया के किसी व्यक्ति का या फिर किसी संस्था के एक और मत है, तो इन दोनों के बीच में विवाद हो गया तो उसका मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा। ऐसा नहीं, अगर गवर्नमेंट के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में अगर कोई विवाद हो गया है एक गवर्नमेंट के रूप में, तो फिर जाएगा वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ऐसा नहीं लोगों के बीच में विवाद के लिए जाएगा कोई केस। अब दूसरा कह रहा है इंसिडेंशियल जुरिस्डिक्शन, आकस्मिक क्षेत्राधिकार। The court is entitled to deliver the interim measure for the protection of rights of the parties concerned in dispute until final judgment is held. Incidental jurisdiction of the court is discussed on the Article 14 of the Statute of the Court. कह रहा है कि अदालत अंतिम निर्णय तक विवाद में संबंधित पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतरिम उपाय देने का हकदार है। मान लो कि जब तक दो देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है या केस चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, तब तक अंतिम निर्णय होने तक जो है वो सुरक्षा कौन करेगा, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो करेगा। अब एडवाइजरी ओपिनियंस, अगर एडवाइजरी मतलब सलाहकार, अब हमारा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो सलाह देने का भी काम करता है देशों को। एडवाइजरी ओपिनियन इज दैट फंक्शन ऑफ द कोर्ट विच ओपन ओनली टू द सम पर्टिकुलर नेशन बॉडीज और एजेंसीज। सीधी सीधी बात है कि ये एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में भी काम करता है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल को, जनरल असेंबली को, जो ऑर्गन है, मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन को, इनको किसी तरह का भी एडवाइस चाहिए तो ये कहाँ से ले सकते हैं, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ले सकते हैं। अब ये क्वेश्चन निकल करके आता है कि डू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लेट डाउन इज बाइंडिंग डिसीजन, क्या जो डिसीजन दिया जा चुका है किसके द्वारा, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा, क्या ये बाध्यकारी है, क्या ये बाइंडिंग है। तो दिस इज द फ्रिक्वेंटली अराइजिंग डाउट इन द माइंड ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। द एस्पेक्ट इन डिस्कस इज आर्टिकल 94 यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है उसके आर्टिकल 94 यानी 94 में जो है वो दिया गया है ये बात कि द judgment which are delivered in the dispute between states by the international court of justice are binding to the parties concerned। तो जो भी parties concerned हैं उनके ऊपर ये binding होगा, लेकिन इसके बावजूद however there is a no mentioning of enforcement by the court to its decision which shows that the decision laid down by the court are binding but the court cannot enforce its decision। आर्टिकल अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि ठीक है, बोला तो गया है आर्टिकल 94 में कि जो भी डिसीजन जो है वो दिया जा रहा है डिस्प्यूटिंग स्टेट्स के बीच में, जो भी डिसीजन दिया जा रहा है वो बाइंडिंग है, लेकिन उस वो डिसीजन तो बाइंडिंग है, लेकिन क्या उसका इन्फोर्समेंट जो है उसको पारित कराने का काम क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कर सकती है, ये कहीं दिया हुआ नहीं है यूनाइटेड नेशन के चार्टर में, ठीक है ना। तो बाइंडिंग तो है लेकिन उसका इन्फोर्समेंट बाइंडिंग है या नहीं है इस पर कोई चीज़ क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इतना आप लिख देंगे तो ये चीज़ें आप को कवर हो जाएंगी। अगर कंक्लूजन की बात करें हम तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्ले अ सुपीरियर रोल टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट अराइजिंग। आप जानते हो कि ये काम क्या करता है भाई, कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो काम करता है स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट जो भी अराइज हुआ है उसको रिजॉल्व करने की, पीस हार्मनी वर्ल्ड में क्रिएट करने की या मेंटेन करने की, ठीक है। हालांकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में है, बट इसका जो सेशन है, ठीक है, बी हेल्ड वॉट एवर कोर्ट कंसीडर टू डू सो। इसके सेशन जो है, इसके पीठ जो है वो और भी देश में लग सकते हैं, ठीक है ना। तो बस अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 38 ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैट्यूट, द कोर्ट ऑल्सो अप्लाइज द इंटरनेशनल कस्टम। अब यहाँ देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनेशनल लॉ पे चीज़ें चलती हैं, लेकिन कस्टम, इंटरनेशनल कन्वेंशन और प्रिंसिपल जस्टिस और एंड इक्विटी पे भी जो मामले में जजमेंट है वो दिया जाता है। तो जस्टिस, इक्विटी, कस्टम, इंटरनेशनल कन्वेंशन पे भी जजमेंट दिया जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है ना। तो चलो
आई होप ये आपको जो 2 क्वेश्चन थे, पहला तो डिफरेंस बिटवीन यूनाइटेड नेशन एंड लीग ऑफ नेशन वो समझ में आ गया होगा। दूसरा जो हम लोग ने टॉपिक पढ़ा वो आईसीजे पढ़ा, और ऐसे भी आईसीजे भी पढ़ा और पीसीआईजे से कंपेयर करके पढ़ा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है दूसरा वाला कि राइट डिफरेंस बिटवीन PCIJ यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो वो आप लिख लेंगे, इतने आप काबिल हो चुके हो ये टॉपिक को पढ़ के, ठीक है ना। और अगर आप हमारे जो कोर्सेज हैं सेमेस्टर के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जा कर के देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो चल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ मिलते हैं फिर। धन्यवाद।